हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताता हूं, जो डेली क्लास हमारी आती है ये टोटली न्यूज़पेपर बेस्ड होती है। न्यूज़पेपर में जो रही महत्वपूर्ण खबरें हैं, आकाशवाणी की खबरें हैं, उनको इस यहाँ पर कवर किया जाता है इस वीडियो में। और इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो मंथली पैकेज है करंट अफेयर का उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पिन कमेंट में आप जाइए, पिन कमेंट में जून महीने का जो पैकेज है वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रतिदिन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, क्लास पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, 10 एमसीक्यू का डेली टेस्ट दिया जाता है। महीने के एंड में देखा जाए तो एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण वहां पे देखा जाए तो क्वेश्चनों को समाहित किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो महीने के एंड में हम लोग बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और पीडीएफ में पूरे महीने के जो मासिक संकलन होता है उसको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जिससे आप अपडेटेड रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम चर्चा करें 13 जून 2025 की महत्वपूर्ण खबरों पे। सबसे पहली खबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में चर्चा करते हैं। दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चर्चा करें, हर साल 13 जून को एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर इस बार का थीम क्या है, थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिमांडिंग अवर राइट्स, प्रोटेक्ट अवर स्किन, प्रिजर्व अवर लाइव्स इज द इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे थीम 2025। ठीक है, तो 2025 का थीम याद रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है उसका थीम क्या है। समझ गए होंगे एल्बिनिज्म किसको कहा जाता है, यहाँ पर आप देखे होंगे। और बहुत से जो इस प्रकार से जो मेलानिन शरीर में देखा जाए तो मेलाटोनिन की मात्रा होती है। मेलानिन जो होता है वही हमारे जो शरीर का रंग होता है उसको डिसाइड करता है कि हम गोरे होंगे काले होंगे। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एकदम सफेद होते हैं, ठीक है, एकदम वाइट होते हैं। उनको बहुत से जैसे जो उनके मानवाधिकार होते हैं बेसिकली उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया जाता है। बहुत जगह पे आप देखेंगे उनसे भेदभावपूर्ण मतलब अजीब तरीके से लोग उनको देखते हैं। उनको देख के जैसे लोग इग्नोर करते हैं कि थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करने से थोड़ा सा उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 जून का जो दिन होता है उसको अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थीम याद रखिएगा, डिमांडिंग अवर राइट्स, प्रोटेक्ट अवर स्किन, प्रिजर्व अवर लाइव्स। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले। यहाँ पर देखें तो कैप जेमिनी भारत की पहली रग्बी प्रीमियर लीग के ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनी है। कौन बनी है? कैप जेमिनी जो है, कैप जेमिनी, ये भारत की पहली रग्बी प्रीमियर लीग आयोजित की जाएगी। ठीक है, 15 जून से स्टार्ट होगा और उसके लिए देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बन गई है। चर्चा कर ले यहाँ पर, 11 जून को फ्रांस की कंपनी कैप जेमिनी भारत की पहली रग्बी प्रीमियर लीग यानी कि आरपीएल की ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनी है। इसके लिए कंपनी ने इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन यानी आईआरएफयू और जीएमआर स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप भी करी है। ठीक है, पार्टनरशिप भी की है। चर्चा कर ले यहाँ पर, कैप जेमिनी का रग्बी के साथ 30 साल से अधिक का ग्लोबल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर देखा जाए जो कैप जेमिनी है ये वर्ल्ड रग्बी के साथ, ठीक, 30 साल से अधिक का इसका ग्लोबल एक्सपीरियंस है। ये वर्ल्ड रग्बी की ऑफिशियल पार्टनर भी है। रग्बी वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों के स्पॉन्सर भी इसी के द्वारा किया जाता है। जो कैप जेमिनी है इसी के द्वारा जो रग्बी वर्ल्ड कप इत्यादि होता है ना उसको स्पॉन्सर करने का कार्य भी किया जाता है। यहां हम चर्चा कर लें, जो रग्बी प्रीमियर लीग है ये 15 जून से लेकर 29 जून को आयोजित की जाएगी। भारत में कब आयोजित किया जाएगा? और पहली बार है, इस वजह से पहली बार भारत में रग्बी का आयोजन किया जा रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आगे हम चर्चा कर लें। वर्ल्ड बैंक ने भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान में कटौती करी है। ठीक है, अब कटौती की है तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वर्ल्ड बैंक का नया इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टर रिपोर्ट आया है, ठीक है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। जो रिपोर्ट्स इंडेक्स वाला सेक्शन होता है ना उसमें आप पढ़ते हैं कोई रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की गई, भारत की रैंक क्या है, पहले स्थान पर कौन है, और ऐसी चीजें आप पढ़ते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। और यूपीएससी तक में पूछा जाता है, रिपोर्ट होती है वह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आप जो यूपीएससी की तैयारी करने वाली लॉबी है उसमें देखेंगे वो आखिरी में, या जो 365 करके मैगजीन आती है मार्केट में, एक अलग से रिपोर्ट इंडेक्स करके मैगजीन आती है, ठीक, 365 की, लोग पढ़ते हैं उसको बैठ के और ये रटते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये चीज आप याद रखिए। यहाँ पर देखा जाए
तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इसमें भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान में कुछ कटौती की गई है। क्या कटौती की गई है देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अनुमान जो है ये 6.7% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.3% कर दिया है। ठीक, यहां पर देखा जाए परीक्षा आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर 6.3% होगा। कितना? 6.3% होगा। ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कह रही है। पहले क्या कहा जा रहा था? पहले वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित किया था कि 6.7% के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रो करेगी, लेकिन अब उसको घटा दिया है। फाइनेंशियल 2025-26 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट कितना होगा? 6.3% होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और 2027-28 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.6% तक पहुंच सकती है। मतलब आगे के जो फाइनेंशियल ईयर है उनमें जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, वो बढ़ सकती है 6.3 से। मतलब 2025-26 का जो है फाइनेंशियल ईयर इससे ज्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ के बारे में भी कुछ अनुमान व्यक्त किए हैं। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है ये 6 यहां पर देखा जाए 2.7% से, पहले कहा था कि 2.7% के हिसाब से ग्रो करेगी और अब ये 2.7% से के हिसाब से नहीं ग्रो करेगी। 2.7% से घटाकर कितना कर दिया है? 2.3% कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है इसका अनुमान 2.7% से घटाकर 2.3% कर दिया गया है, जो 2008 के बाद से सबसे धीमी ग्रोथ रेट है। ठीक है, ग्लोबल रिसेशन को छोड़कर, जब ग्लोबल रिसेशन आया था उसको छोड़कर देखा जाए तो अब तक सबसे धीमी ग्रोथ रेट है पूरे विश्व की। ठीक, और देखा जाए जो भारत है वो सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी रहेगी, ऐसा भी अनुमान व्यक्त किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतरराष्ट्रीय, यहां पर देखा जाए स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, IDEA स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। ठीक है, चर्चा कर ले यहाँ पर। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का आयोजन देखा जाए ठीक है 10 से 12 जून 2025 के मध्य किया गया। कब किया गया? 10 से 12 जून 2025 के मध्य किया गया। और यहां पर भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा। ठीक है, यहां पर देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी में भारत की ओर से हिस्सा लिया। देखा जाए तो इसमें 50 से अधिक देशों की जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है, ठीक है, जो चुनाव आयोग है, उसके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हुए। जो स्टॉकहोम में चुनावी सत्यनिष्ठा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था उसमें 50 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हुए थे। और यहाँ भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? भारत की ओर से ज्ञानेश कुमार शामिल हुए, जो भारत के चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, और यहाँ देखा जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 10 से लेकर 12 जून तक किया गया था। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025। ठीक है, जो महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत है इसको ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 मिला है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र के धुले जिले, ठीक है, जो धुला जिला है वहां के सिरपुर तालुका में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है जो रोहिणी ग्राम पंचायत है उसे, महाराष्ट्र का। चर्चा कर लेते हैं क्यों दिया गया है और किस कैटेगरी में दिया गया है। तो रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव्स फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी के लिए दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी है ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव्स फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी। इस कैटेगरी के तहत स्वर्ण पदक प्रदान किया गया रोहिणी ग्राम पंचायत को। चर्चा कर ले यहाँ पर। रोहिणी ग्राम पंचायत एक आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। इस गांव में 950 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके डिजिटल गवर्नेंस में एक्सीलेंस हासिल की है। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में एक्सीलेंसी इस गांव ने हासिल किया। यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक जितनी भी कागजी कार्रवाई हैं वो सब कुछ ऑनलाइन होती हैं, डिजिटल माध्यम से की जाती हैं। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो ये जो रोहिणी ग्राम पंचायत है इसको यहाँ पर देखा जाए तो ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित रोहिणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत कहां पर अवस्थित है? महाराष्ट्र के धुले जिले का जो सिरपुर तालिका है। ठीक है, सिरपुर तालिका में अवस्थित है। चलिए आगे देखा जाए और कैटेगरी भी याद रखना भैया, किस कैटेगरी में दिया गया है?
ठीक, कौन सी कैटेगरी में इसको गोल्ड दिया गया है। बहुत सी अलग अलग कैटेगरियां होती हैं, यहाँ पर इसकी कैटेगरी याद रखना, ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव्स फॉर डीपनिंग सर्विस यहाँ पर डिलीवरी। ठीक है, इस कैटेगरी में स्वर्ण पदक दिया गया है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। निकोलस पूरन, नाम सुना होगा आपने, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो अपने पद से, मतलब सॉरी पद क्या, जो खेल होता है, खेल से संन्यास ले लिया। ठीक है, खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चर्चा कर लें तो 9 जून को वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 29 साल के पूरन, निकोलस पूरन को देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक, निकोलस पूरन जो है ये T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज की ओर से। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन्होंने रिटायरमेंट की अपनी घोषणा कर दी है और सबको चकित भी कर दिया कि मात्र 19 साल का खिलाड़ी जो अभी अपने प्रचंड वेग से रन बना रहा था, वो अचानक से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कैसे कर दी। ठीक है, चलिए अगली खबर देखा जाए। केरल में बन रहा है 12.75 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। 12.75 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा जो फ्लाईओवर है, ये कहां पर बन रहा है? ये केरल में बन रहा है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। अलपुझा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66, ठीक है, जो NH66 है, यहां पर देखा जाए 12.75 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। यह फ्लाईओवर होता है जिसपे जो रोड, मतलब शहर है, सिटी है, सिटी के बीच से ही रोड जा रही है, वही को फ्लाईओवर कहते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए यहाँ पर तो 2200 करोड़ रुपए यानी 2200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस फ्लाईओवर का 60% हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है और 2026 तक इसके पूरे होने की भी उम्मीद है। यहां पर देखा जाए बकौल रिपोर्ट्स, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कह रही हैं कि इस फ्लाईओवर की चौड़ाई करीब 26 मीटर, कितना 26 मीटर होगा और इसमें 6 लेन होंगे। मतलब ये जो फ्लाईओवर है ये 6 लेन फ्लाईओवर होगा। ठीक है, 6 लेन फ्लाईओवर होगा और कहां पर बन रहा है? अलापुझा केरल में बन रहा है। किस राजमार्ग पर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर, याद रखना। और इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 12.75 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। अगली खबर क्या है? T20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। यहां देखा जाए सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? चर्चा कर लेते हैं। यहां पर न्यूजीलैंड के बैटर है, क्या नाम है इनका? फिन एलन। ठीक है, फिन एलन इनका नाम है। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, यहां पर देखा जाए तो 51 गेंद में 151 रन बनाए, जिसमें 19 छक्के और 5 चौके सम्मिलित थे। ठीक है, और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चर्चा कर ले। यहां पर न्यूजीलैंड के बैटर फिन एलन ने T20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए हैं। उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट MLC 2025 के उद्घाटन मैच में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेलते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 51 गेंद में 151 रन बनाए। बेसिकली जो लीग मैच होता है ना, जैसे IPL वगैरह होता है, ठीक है, उसी प्रकार से लीग मैच की तरह ये मैच हो रहा था, मेजर लीग क्रिकेट। ठीक है, अब मेजर लीग क्रिकेट हो रहा था MLC 2025, इसका उद्घाटन मैच था और वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 51 गेंद में 151 रन बना के जो फिन एलन है, इन्होंने T20 में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्होंने अपने पारी में 19 छक्के जड़कर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गेल ने साल 2017 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच में रंगपुर राइडर्स की तरफ से खेलते हुए ढाका डायमंड्स नाइट, ठीक, ढाका डायनामाइट्स के खिलाफ 18 छक्के जड़े थे। और वहीं पर देखा जाए जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मैच हो रहा था, उसमें देखा जाए और एस्टोनिया की ओर से साहिल, इसके ऊपर देखा जाए तो जब 2 मिनट करंट न्यूज स्टार्ट हुआ था, 2 मिनट करंट न्यूज स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पर मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का प्रदान किया था। ठीक है, आज से करीब 6-7 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, मतलब 6-7 महीने क्या, मुझे लगता है आई थिंक 8 महीने पहले, तो जून चल रहा है, ठीक है, करीब अगस्त या सितंबर में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत, छोटा सा 3 मिनट का वीडियो था। उसमें मैंने साहिल के बारे में बताया था। एस्टोनिया की ओर से देखा जाए तो क्वालिफायर मैच हो रहा था कि कौन सी जो टीमें हैं क्वालिफाई करेंगी, उसमें साहिल ने एस्टोनिया की तरफ से खेलते हुए साल 2024 में T20 मैच में साइप्रस के खिलाफ 18 छक्के जड़े थे। ठीक है, और क्रिस गेल की बराबरी कर ली थी। और अब क्या हो गया है कि T20 में देखा जाए तो एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? फिन एलन के नाम हो गया है। और ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने T20 में, ठीक है, इतने ज्यादा छक्के मारे हैं एक पारी में। चलिए अगली खबर पर हम चर्चा कर लें। भारतीय मूल के डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, यहां पर देखें श्रीनिवास मुक्कामाला जो है ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि AMA के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल के हैं, नाम क्या है? डॉक्टर श्रीनिवासन मुक्कामाला।
ये AMA के अध्यक्ष बने हैं। चर्चा कर लेते हैं क्या खबर है। 11 जून को डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी AMA का 180वां अध्यक्ष चुना गया है। कौन सा 180वें अध्यक्ष बने हैं ये। और चर्चा कर ले, AMA के 178 साल के इतिहास में पहली बार एक भारतीय मूल के व्यक्ति को संगठन की कमान संभाली है। पहली बार है कि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने, ठीक है, कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने इस संगठन की कमान संभाली है। चर्चा करें आगे तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो है ये अमेरिका में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था है। जो अमेरिका के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट है ना, उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था है। यहां पर देखा जाए इसके अलावा जो AMA है ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स जैसे मानक भी स्थापित करती है। और यहां पर देखा जाए जो श्रीनिवास मुक्कामाला है ये बेसिकली किस चीज के डॉक्टर है, डॉक्टर है तो किस चीज के डॉक्टर है ये भी याद रखिए। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अमेरिका में जो कान नाक गले के डॉक्टर है, ठीक है, अमेरिका में कान नाक गले के डॉक्टर है। अब इनको यहां पर देखा जाए तो जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है और ये देखा जाए तो 180वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कब बने हैं, 11 जून को बने हैं, भारतीय मूल के हैं, कान नाक गले के डॉक्टर हैं, 178 साल के इतिहास में जो AMA है उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश। अब अहमदाबाद में जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, बहुत दुखद घटना थी और इसमें देखा जाए तो 100 यहां पर देखा जाए 241 यात्रियों की मौत हो गई। इसमें देखा जाए 242 यात्री इसमें शामिल थे। ठीक है, और एक व्यक्ति जो प्लेन का जो एग्जिट पॉइंट होता है उसी के पास उसकी सीट थी, तो वहां से वो बताया जा रहा है कि कुर्सी के साथ, ठीक है, जब प्लेन क्रैश हो रहा था तो कुर्सी के साथ ही वो प्लेन से गिर गया था नीचे, तो इस वजह से वो बच गया। यहां पर चर्चा कर ले एयर इंडिया की उड़ान संख्या। यहां पर सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है मैं वो भी आपको बता देता हूं। UPPCS 2022, ठीक है, नेपाल में यहां पर देखा जाए यति एयरलाइन की एक प्लेन क्रैश हुई थी। ठीक है, यति एयरलाइन का एक प्लेन क्रैश हुआ था और उससे संबंधित सवाल UPPCS 2022 में पूछ लिया था। प्लेन का नाम पूछ लिया था, ठीक है, प्लेन का नाम पूछ लिया था नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था। तो इस वजह से इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर ले। तो एयर इंडिया की उड़ान संख्या कौन सी थी, AI-171, याद रखना AI-171। और विमान कौन सा था, विमान का नाम था बोइंग 787। ठीक है, यहां पर देखा जाए बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन, क्या नाम था, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन, आप याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और उड़ान संख्या कौन थी, AI-171। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद 2 मिनट बाद ये क्रैश हो गई। यहां पर चर्चा करें जो बोइंग 787, ठीक है, 7878 ड्रीम लाइनर है, ये विमान अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डा लंदन के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो गेटविक हवाई अड्डा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा और जा कहाँ रहा था, गेटविक हवाई अड्डा जा रहा था। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, किस हवाई अड्डे पे जा रहा था और कहाँ से उड़ा था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा था, गेटविक हवाई अड्डा लंदन में जो अवस्थित वहां पर जा रहा था। ठीक है, चर्चा कर ले हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी सहित 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई। प्लेन में 169 भारतीय सवार थे। ठीक है, साथ ही साथ 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 242 यात्री सवार थे। ठीक है, यहाँ पर 242 यात्री सवार थे जिसमें 169 लोग भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगीज थे और 1 जो मेंबर था वो कनाडा का था। ठीक है, कैनेडियन मेंबर था। आगे चर्चा कर ले, क्रैश हुआ विमान एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। विमान के बारे में कुछ चीजें आप जाने रहिए कि जो क्रैश हुआ विमान है ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे 2013 में बोइंग कॉमर्शियल एरोप्लेन्स ने बनाया था। किसने बनाया था, दिसंबर 2013 में बोइंग कॉमर्शियल एरोप्लेन्स ने इसको बनाया था। और बोइंग के 787 विमान की जो श्रेणी है इसके 15 साल के इतिहास में ये पहला क्रैश है। ठीक है, 15 सालों के इतिहास में पहली बार है कि बोइंग का 787 विमान, इस कैटेगरी का जो विमान है ये पहली बार क्रैश हुआ है। यहां देखा जाए ये विमान जो है एक मिड साइज ट्विन इंजन बॉडी, यहां पर वाइड बॉडी जेट है जो लंबी दूरी के उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। जो लंबी दूरी के उड़ान होते हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है। एक बार जब ये उड़ान भरता है ना
तो लगभग 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब 14,000 किलोमीटर उड़ान भरना है तो इसके साथ जाहिर सी बात है जो इसका फ्यूल होगा, अच्छा खासा फ्यूल स्टोर करके इसको उड़ना होगा। 14,000 किलोमीटर जाना है तो मामूली फ्यूल इसको स्टोर भी नहीं करना होगा। इसी वजह से देखा जाए जब ये प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन के क्रैश होने के बाद बहुत एकदम मतलब जिंदा बचने की उम्मीद उसमें लगा था कि किसी की होगी नहीं, कोई बचेगा नहीं। जिस तरीके से विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट हुआ तो जाहिर सी बात ईंधन है, विस्फोट होगा, काला धुआं आप देख ही रहे थे, वीडियोस बहुत सारे आए उसमें। फिर जब बॉडीज आना स्टार्ट हुई तो बहुत दर्द, एकदम दर्द भरी कहानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ये विमान जो है एक बार में 14,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। तो यहाँ पर जो ये प्लेन क्रैश था, इससे संबंधित जो सवाल परीक्षा में संभावित बन सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर देखा जाए जो प्लेन होता है या हेलीकॉप्टर होता है जब क्रैश होता है तो एक चीज खोजी जाती है, ब्लैक बॉक्स खोजी जाती है कि क्या कारण थे, किस कारण से। वो जो ब्लैक बॉक्स होता है ना उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं, सारा मतलब सारा डाटा उसमें स्टोर होता रहता है। जो प्लेन चल रहा है, क्या बात हो रही थी, क्या बात नहीं हो रही थी, सारा डाटा उसमें रिकॉर्ड होता है। जो ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स, यहां पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक बॉक्स का कलर किस कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है ये ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है ये आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे हम चर्चा कर लें। नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत हुई है। लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत कहां पर हुई है, परीक्षा में आपसे पूछे तो लोक संवर्धन पर्व जो है इसकी शुरुआत कहां पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, चर्चा कर ले यहां पर। तो 12 जून को नई दिल्ली के राजघाट में लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत हुई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। किसने किया, किरण रिजिजू जो है उनके द्वारा जो लोक संवर्धन पर्व है इसका उद्घाटन किया गया था। इसका आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में राजघाट पर लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया है। देखा जाए तो कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आयोजन हो रहा था ये किसके द्वारा किया जा रहा था, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था। चर्चा कर ले इसका उद्देश्य क्या है, जो लोक संवर्धन पर्व है इसका उद्देश्य क्या है आयोजित करने का। तो इसका उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम का थीम क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, इसी थीम पर आयोजित किया जा रहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस थीम पर लोक संवर्धन पर्व का आयोजन संसदीय, यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। यहां देखा जाए ये कार्यक्रम जो है ये 15 जून 2025 तक चलेगा। ठीक है, 15 जून 2025 तक चलेगा, 12 जून को स्टार्ट हुआ है, 15 जून तक चलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए अपने इस वीडियो में लगभग 22-23 मिनट का अभी तक वीडियो हुआ है। 22-23 मिनट के वीडियो में हमने लगभग 12-13 न्यूज़ कवर करने का प्रयास किया जो आज के खबरों में रही, महत्वपूर्ण रही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब चलिए कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कैपजेमिनी किस भारतीय खेल लीग को ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनी है, किस भारतीय खेल लीग की ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनी है, प्रो कबड्डी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, रग्बी प्रीमियर लीग या हॉकी इंडिया लीग। ठीक है, कौन सा सही होगा ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ दर का अनुमान कितना व्यक्त किया है, 6.8%, 7.2%, 6.3% या 5.9%। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रोलर इंटीग्रिटी का आयोजन किस देश में हुआ, भारत, स्वीडन, फ्रांस या जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को मिला है, पिपहरी, यहां देखा जाए पिपराही, कासरगौड़, रोहिणी या चितल। ठीक है, कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहां बना रहा है। ठीक है, कहां बन रहा है ये आपको बताना है, पुणे में बन रहा है, जयपुर में बन रहा है, कोच्चि में या अलापुझा में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां बन रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां पर बन रहा है, ये जोधपुर में बन रहा है। ठीक है, ये जोधपुर में बन रहा है, तो याद रखिएगा जोधपुर में बनाया जा रहा है ये भारत का पहला। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कहूं कि भारत का पहला तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां पर बन रहा है, ये राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, एक T20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, क्रिस गेल के नाम, फिन एलन के नाम, लियाम लिंग्वेस्टन के नाम या ग्लेन मैक्सवेल के नाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, AMA के 180वां अध्यक्ष कौन बना है, यहां पर देखा जाए
डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताइएगा। और अंतिम सवाल है यहाँ पर, लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कौन सा मंत्रालय है जो लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो यहाँ पर देखा जाए आपसे सवाल पूछे गए हैं टोटल 9। ठीक है, टोटल 9 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से एक सवाल का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। 8 सवाल आपके लिए हैं और 8 सवाल से इतर एक सवाल और भी है ब्लैक बॉक्स के बारे में, कि ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है। और ब्लैक बॉक्स से संबंधित सवाल आपका PYQ है, सवाल पूछा जा चुका है आपसे परीक्षा में। साइंस का PYQ है, साइंस में जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होता है, ठीक है, पूर्वावलोकन में आपने जो टेक्नोलॉजी का सेक्शन पढ़ा वहां पर ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है। और इसी के साथ देखा जाए तो लगभग 25 मिनट के अंदर हमने अपने महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको कवर करने का प्रयास किया। इस संडे को मेरा प्रयास रहेगा कि अप्रैल महीने का जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर है वो आ जाए, और उसके बाद मई महीने का, देन देखा जाए तो जून महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर कर लेंगे। 3 महीने मतलब हम लोगों ने पहले ही कवर कर रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अब यहाँ देखा जाए अप्रैल मई जून को कवर करेंगे 6 महीने के करंट अफेयर के साथ। हमारा पिछला जो एक साल 2024 था वो कंप्लीट है, 2025 के 3 महीने कंप्लीट है। तो आप चाहें तो 2024 से लेके अब तक के पूरे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।